नमस्कार। सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम जुड़ा है हमारे अन्नदाता किसानों से। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। हमारे किसानों को बेहतर साधन और सही मार्गदर्शन मिले। हमारे किसान भाई भी उन्नत खेती करें और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से खेती करें, तो इससे न केवल हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि हमारे किसान भाई भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। किसान भाई, आज के चौपाल कार्यक्रम में हम आपको कृषि की सामयिक जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए हमारे पास वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, उनका मैं आज सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर हरदयाल जी वर्मा हैं, आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर महेंद्र कुमार जी अहरबार हमारे साथ हैं। मनोज जी, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप हमें पशुपालन से संबंधी जानकारी देंगे। इसके बाद हमारे साथ हैं महेंद्र मोहन जी भट्ट, आप हमें उद्यान की फसलों में क्या सामयिक कार्य करना चाहिए इस संबंध में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, हमने प्रदेश के विभिन्न अंचलों से सफल किसानों को बुलाए हैं, हम उनका परिचय लेते हैं। जी, अपना परिचय दें। नमस्कार सर, मेरा नाम आशा उइके है, ग्राम लोलका, ब्लॉक ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन से। जी, मैं भगवान सिंह ठाकुर, ग्राम बनखिरिया, तहसील खुरई, जिला सागर से हूँ। मैं शुभेंदु द्विवेदी, मध्य प्रदेश भोपाल से। मैं ललित दुबे, नरसिंहपुर करेली से। मैं गुलाब सिंह मेवाड़ा, ग्राम बोरखड़ी, जिला भोपाल, ब्लॉक फंदा से। जी, तो किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी सफल किसानों को इसलिए आपसे रूबरू कराते हैं ताकि आप इनसे प्रेरणा लें। विभिन्न क्षेत्रों से ये आए हैं, कौन कौन सी इन फसलों की खेती कर रहे हैं, कैसे ये सफल किसान बना, ये कहानी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर हरदयाल जी वर्मा जी से मैं जानना चाहूँगा। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, हमारे किसान भाइयों ने बुवाई भी शुरू कर दी है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को मेरा ये कहना है कि वो इतने लंबे समय से खेती कर रहे हैं, तो अभी हमारी जो बोनी चल रही है, कुछ जगह बोनी हो चुकी है, तो इसके साथ में दो कार्यवाही शुरू हो जाती हैं, कृषि कार्य शुरू हो जाते हैं सामयिक रूप से। पहले तो बोनी अच्छे से हो जाए और उसके बाद में बोनी होने के तुरंत बाद जो समस्याएं संभावित हैं, चाहे वो खरपतवार की हों, कीड़े बीमारियों की हों, उसका भी ध्यान हम बोनी के समय या उसके तुरंत बाद रख लें, जिससे हम उन समस्याओं का सामना करना कर सकें। और इसमें मुख्य रूप से हम बीजोपचार करके काफ़ी आगे तक अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करके चलनी है। जी, डॉक्टर मनोज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा आप भी जानते हैं कि बरसात का मौसम प्रारंभ हो गया है, ऐसे में सबसे पहले जो हमारे किसान भाई पशुपालन का काम भी करते हैं, डेयरी का भी जो लोग काम करते हैं, उन्हें क्या काम करना चाहिए? सर्वप्रथम तो हमें बरसात के मौसम में अपने पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए उनका उचित टीकाकरण करना चाहिए। और इस मौसम में पशुओं को होने वाली जैसे कि संक्रामक बीमारियां हैं या परजीवी जनित बीमारियां हैं या बारिश में भीगने से बचाना चाहिए, और पशुओं का उचित आवास प्रबंध एवं खान पान प्रबंधन करके अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों, हमारा प्रयास रहता है कि कृषि की समग्र बातों की आपको विशेषज्ञ बुलाएं चौपाल कार्यक्रम में और आपको जानकारी दें सामयिक। तो इस समय उद्यान की फसलों से संबंधित जानकारी लेते हैं डॉक्टर महेंद्र जी भट्ट से। दिनेश शर्मा जी, ये आपने उद्यानिकी के बारे में पूछा। अभी जो है ये जो समय है, ये बारिश का समय है, इसमें पौधों को नई पौध लगाने का और पौधों को प्रवर्धन करने का, मतलब हम पौधे तैयार भी कर सकते हैं। मान लो अभी अपन देखते हैं कि देसी आम है, देसी आम की गुठली खाई, लोगों ने फेंकी और पौधा तैयार हो जाता है। तो उस पौधे को अपन ने लेके और अपने यहाँ रोपण कर दिया, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं, तो प्रवर्धन भी कर सकते हैं। और सब्जियों की पौध अभी तैयार कर सकते हैं, जैसे बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, सब्जी का खेती करना है, उनको लगाना है, तो इसकी पौध तैयार करके और उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। फूलों की पौध की भी, वर्षा ऋतु वाली फूलों की पौध की भी अपन तैयारी करके उसको कटाई छटाई, जैसे बोगनविलिया है, उसकी कटिंग लगा के बोगनविलिया तैयार कर सकते हैं। क्रोटन है, तो उसकी भी अभी तैयारी करने के लिए ये जो वर्षा ऋतु है, ये जुनाइल बिल्कुल ऐसी है कि इसमें सभी काम अपन कर सकते हैं और उसकी तैयारी करके और उसको रोपण की तैयारी, पौधरोपण की तैयारी कर पौधरोपण किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप ध्यान से हमारी बात सुने, हमारे विशेषज्ञ जो बताए हैं
उद्यान की फसलों में क्या करना चाहिए, डॉक्टर वर्मा जी ने आपको पहले बताया क्या करना चाहिए, और डॉक्टर मनोज जी ने जो बताया पशुपालन टीकाकरण पहले करवा लेना चाहिए। और बहन आशा जी हुई के जो गांव बिनेका से आए हैं, अपनी सफलता की कहानी बताएं, क्या काम आप करती हैं उस संबंध में बताएं, कैसे सफल हुई हैं आप? धन्यवाद सर। मेरा जो गांव है ग्राम लुल्का है और मैं एक किसान महिला हूं। हमने जब कोदो की शुरुआत की थी तो कोदो की शुरुआत हमने स्वयं नहीं की थी। हमें कोदो की शुरुआत एक स्वयंसेवी संस्था ने करवाई थी जिसका नाम सिरोक है। उन्होंने हमें एक्सपोजर कराया कि और कोदो कैसे इसको बुवाई करते हैं, कब इसको लगाना चाहिए और कैसे इसको निकाल के इसका रख रखाव कैसे करना चाहिए। तो ये सारा एक्सपोजर के माध्यम से जब हम लोग एक्सपोजर करके आए तो गांव में हमने घर में आके बताया तो कोदो यहाँ पे दिक्कत हुई कि कोदो लगा कौन रहा है और इसको बोएंगे, इसको खरीदेगा कौन, क्योंकि कोदो का प्रचार प्रसार बहुत कम हो चुका था, लोग जानते नहीं थे। गांव में तो लोग जानते हैं कोदो, लेकिन बाहर इसकी मार्केटिंग में दिक्कत आई। सबसे पहले अगर कोई अनाज बोएंगे तो मार्केटिंग पे बात आती है। तो फिर भी हम लोगों ने सोचा कि मैंने फिर आधा एकड़ में हमने इसकी शुरुआत की थी। कोदो का जो भी है आधा एकड़ में इसको लगाया और जब इसका उत्पादन हुआ, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी दवाइयाँ या खाद का हमें खर्चा नहीं हुआ। इसकी सिर्फ 2 निंदाई की थी हमने, तो इसका बहुत अच्छा उत्पादन हुआ। जी जी। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश की हमारी बहनें पीछे नहीं है खेती बाड़ी में। आगे अगर कितना ही आगे बढ़ना हो, बात श्री अन्न की हो, मिलेट की जैसे आप बता रही थी, तो कहाँ तक आगे बढ़ गई? आप भी बढ़ सकते हैं। आप बताएं ठाकुर साहब। मैं भगवान सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम बनखिरिया, तहसील खुरई, जिला सागर से हूँ। 1977 में मैंने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर में एडमिशन लिया। MSc करके मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग में 29 साल तक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहा। नवंबर 2021 में मैं रिटायर्ड हुआ। इस कार्यकाल के बीच में मैंने 1980 से गांव में खेती में सुधार किए। उसमें मुख्य रूप से बलराम तालाब सबसे पहले मैंने बनाया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन ने मुझे 80,000 अनुदान दिया। इस प्रकार गांव में 22 बलराम तालाब हैं, जिसमें सभी को 80-80 हज़ार रुपये किसानों को मिला है। किसान हमारे यहाँ भारी संपन्न हुए। गांव एक मॉडल के रूप में तहसील में जाने लगा और वहाँ पर बहुत ही उन्नत खेती होती है गांव में। मैं भी अब रिटायरमेंट के बाद खेती ही कर रहा हूँ। बंधानों का कार्य मैंने गांव में लिया, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण का कार्य किया। पशुपालन में भी ग्राम के लोग बहुत दूध बेच रहे हैं, अच्छे पशुओं को पाल रहे हैं। उन्नत ब्रीड पशुओं की हमारे यहाँ किसान रख रहे हैं। संपन्नता का माहौल है। 32 ट्रैक्टर गांव में हैं। गांव बहुत ही संपन्न है और सभी लोग अच्छे से मिलजुल कर खेती कर रहे हैं। जी जी। तो किसान भाइयों, आप ध्यान से देख रहे हैं, जब हम चावल को उबालते हैं तो एक चावल निकाल कर देखते हैं कि वो पक गया या नहीं पक गया। उसी प्रकार हमारे किसान भाई बैठे हैं। आप देख रहे हैं हमारे देश और प्रदेश में कि किसान सफल, संपन्न और आदर्श बनते जा रहे हैं। तो आप बताएं। जी सर नमस्कार, मैं शुभेंदु द्विवेदी भोपाल से। मुख्यतः हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करेंगे सर। ये हमारे एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का सबसे बड़ा बजट पोटेंशियल का हमारे यहाँ का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें 20,050 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित किए थे इस योजना के अंतर्गत। अभी इसमें साथ में ही समृद्धि योजना भी, जिसको 6,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत कर दिया गया है। मुख्यतः उत्पादक संगठन जो होते हैं, मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन, उनका कार्य है जो हमारे एक ही कृषि प्रणाली से जुड़े व्यक्ति हैं जो मछुआ पालन कर रहे हैं हमारे प्रदेश में, उनको इससे जोड़ना है। टोटल प्रदेश में अभी 25 से ऊपर उत्पादक संगठन कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और SFAC मुख्य कार्य क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत हैं। मुख्यतः जो हमारी नवीन कृषि प्रणाली है उसमें किस तरीके से मछली पालन कर सकते हैं, उनकी आय दोगुनी कैसे की जा सकती है, इसमें टोटल 38 कंपोनेंट में प्रोजेक्ट्स हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, जिनको किसी भी कोई भी किसान किसी वर्ग से आ रहा हो, चाहे वो ST, SC, OBC महिला हो, उनको 60% अनुदान मिलता है। साथ में सामान्य वर्ग से पुरुष है तो उसको 40% अनुदान केंद्र सरकार देती है इस प्रोजेक्ट में। आप इसको तुरंत अपने नज़दीकी जो कार्यालय मछुआ पालन का, वहाँ जाकर आप अपना आवेदन लगा सकते हैं और इसके जो योजना है उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
जी, तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार इस एक कृतबद्ध है कि हमारे किसान भाइयों को इन योजनाओं का भी लाभ मिले, उनको तकनीकी ज्ञान भी मिले और खेती बाड़ी के साथ साथ जैसे मत्स्य पालन है, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, इनकी जानकारी भी मिले। तो बढ़िया अच्छा आपका काम है। आप बताएं ललित जी। नमस्कार सर, मैं नरसिंहपुर करेली से आया हूँ और हमारे यहाँ आप तो जानते हैं कि गन्ने का जो है बहुत अच्छा बेल्ट है और पूरे प्रदेश में नरसिंहपुर गन्ना उत्पादन क्षेत्र में लगभग सभी पूरे देश के लोग जानते हैं। अपने यहाँ भी खेती होती है, तो गन्ने आधारित जो कृषि है उस पे हमने कुछ नवाचार किए। तो 2-1 एकड़ में शुरुआत की, इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाया, तो उसके जो बेनिफिट्स मिले, उसके जो फ़ायदे मिले, तो हमको लगा कि हमारे क्षेत्र में बहुत से बेरोजगार हैं, तो क्यों ना वो उनको भी जोड़ा जाए। तो युवा बेरोजगारों को भी हमने गन्ना उत्पादन से जुड़े कुछ प्रशिक्षण करवाए। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर उनको भेज के उनके प्रशिक्षण करवाए और निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट वो लेके आए। तो आज पोजीशन ये है कि जो बेरोजगार लड़के थे वो अपने खेती किसानी से जुड़े हैं और गन्ने को लेके नया बहुत कुछ कर रहे हैं। जी जी, तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि हमारे जो गांव में किसान, जो सफल किसान हैं, वो आसपास के नौजवान किसानों को भी मार्गदर्शन देते हैं कि खेती एक लाभ का धंधा है, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से किया जाए। ऐसा ललित जी ने बताया। गुलाब सिंह जी आप बताएं। जी सर, मेरा नाम गुलाब सिंह है सर। और सर मैं 2003 से जैविक खेती कर रहा हूँ और उसके बाद में 2018 में जो मैंने एफपीओ बनाया था, तो एफपीओ के द्वारा सर मेरे पास 5000 किसान है, उसमें महिला भी है। तो सर अभी मैंने महिला को, जैसे मैंने दाल मिल, ऑयल मिल, जैविक खेती पे काम किया। इस बार अभी मैंने सर अभी 15-20 रोज़ महीने भर पहले से एक कार्यक्रम चालू किया है कि हमारी सब किसान महिला गिर गाय पाले और घी और मठा और दूध पर काम करे, ताकि हमारी महिला मॉडल बने। सर मेरा 2003 से एक ही नारा है कि जो भी हमारी किसान महिला है वो कृषि को लाभ का धंधा जब बना पाएगी कि वो 4 ही प्रकार से काम करेगी, जैसे एग्रीकल्चर में खेती है, फल है, दूध है, मछली पालन पे भी हमारा काम चालू है। तो सर मेरा एक ही कहना है महिलाओं से भी कि मैं सभी महिलाओं को हर गांव में ट्रेनिंग जाके देता हूं, ताकि महिला हमारी मॉडल बने। उसके लिए अभी हर सर हमारे 12000 पौधे लगाने का भी लक्ष्य है। मैंने भी अभी मुनगे की नर्सरी, बहुत प्रकार की उछेरी है, तो मेरी महिलाओं से मैं गांव में हर महिलाओं को 50-50 पौधे का टारगेट दिया है। उसमें जैसे मुनगा है, नींबू है, वो किसी प्रकार से अगर एक भी नींबू महिला लगाती है तो एक नींबू 2 साल में 10,000 का फल देता है। और एक अगर वो मुनगा सेजना का पौधा भी महिला अगर आंगन में लगाएगी तो वो 2 से 4,000 रुपये का फल देगा। तो मेरा हमेशा से ही मैं बोलता भी हूँ और मेरा कहना भी है कि मैं महिला मॉडल की तैयारी में लगा हूँ, ताकि हमारी गांव की महिला मतलब सशक्त बने और अपने पैर पे खड़ा हो। जी जी, मेरा एफपीओ में ये काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। जी जी, तो किसान भाइयों, हमारे प्रदेश के किसान देश के किसी भी अन्य प्रदेश के किसान से पीछे नहीं है। बात तकनीकी हो, चाहे आधुनिक कृषि की हो, हमारे किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं। बात चाहे जैविक खेती की हो या प्राकृतिक खेती की हो। डॉक्टर वर्मा जी से मैं जानना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की बुवाई कर दी हो या कुछ क्षेत्रों में मानसून देर से पहुंचा है, वहाँ खेती कर रहे हों, जिनकी बोनी कर दी है उनको क्या करना चाहिए? जिन्होंने अभी बोनी नहीं की है, किन किस्मों का उनको चयन करके बोना चाहिए? जी दिनेश जी, अभी दोनों स्थिति हमारे प्रदेश में है जो आपने कही है। जहाँ अभी सोयाबीन की बोनी नहीं हुई है, वहाँ ज़रूरी है कि हम वो कार्य कर लें जो बोनी के पहले आवश्यक होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बीज उपचार, क्योंकि अब हम बीजोपचार केवल रोगों से बचाने के लिए नहीं करते हैं, कीड़ों से बचाने के लिए भी बीजोपचार करते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है, बहुत से किसान भाई इसका उपयोग कर भी रहे हैं, कि एक तो हमें कल्चर का उपयोग करना है जिसमें राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर ये किसान भाई उपयोग करने लगे हैं, बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और जब बीजोपचार हमें फफूंदनाशक दवा से करना है तो उसमें थायरम और कार्बनडाजिम 2 ग्राम और 1 ग्राम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको उसमें अच्छे से सीड ट्रीटमेंट ड्रम आ गया एक बीजोपचार का, उससे कर सकते हैं, कृषि विभाग ने उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा आप अपने उस पर बिछा के कपड़े पे उसको हाथ से भी दस्ताने पहन के उसको कर सकते हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें बीजोपचार में हमें थायमिथाक्सम नाम का जो कीटनाशक है उससे भी हमें बीजोपचार करना है, क्योंकि ये बीजोपचार हमें जैसे ही फसल थोड़ी बड़ी होती है उसके साथ में ही कीड़ों का प्रकोप शुरू होता है।
तो उनको भी ये शुरुआती अवस्था में रोकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी समय कतारों की दूरी की भी बात कर लें, ध्यान रखें किसान भाई, क्योंकि अगर आप कतारों की दूरी कम करेंगे तो कम से कम हमें 45 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए, जिसमें बीच में हम समय मिलने पर बतर आने पर कुल्पा डोरा चला सकें। मेवाड़ा जी के क्षेत्र में बहुत कुल्पे डोरे चलते हैं और सब जगह सागर में भी वहाँ ठाकुर साहब देख रहे होंगे। तो ये इससे कर लेने से आपकी साफ सफाई की व्यवस्था पूरी रहेगी। और अगर जिनकी बुआई हो चुकी है उनको ये करना है कि एक तो खरपतवार बहुत होते हैं इस मौसम में, बारिश में पानी लगातार गिरता है नमी होने से, तो जिनने बोनी के पूर्व खरपतवार उपयोग कर लिए हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर खरपतवार आते हैं तो सोयाबीन में क्विजेलोफॉप इथाइल ये या इमेजेथा पायर, ये दो ऐसे अच्छे खरपतवार नाशक हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं 35-40 दिन तक। तो इनका एक छिड़काव कर दें और बीच में कतारों में कर दें और चारों तरफ से मेड़ों पे भी करें, तो ये इससे खरपतवार नियंत्रण होगा। और मैं यहाँ ये भी आपको कह दूँ कि किसान भाई ध्यान रखिए, खरपतवार केवल आपका जल पानी और हवा इन सब का नहीं लेते हैं स्थान, बल्कि वो ऐसे कीड़ों को बीमारियों को भी आश्रय देते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए उनका नियंत्रण जरूर कर लें। जी, तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि जहाँ बोनी हो गई वहाँ कचरे का ध्यान रखें, उनका नियंत्रण करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी बोनी शुरू हुई है वो बीज उपचार अवश्य करें और समय से बोनी कर दें। डॉक्टर मनोज जी, मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं चल रही हैं पशुपालन विभाग की, उस संबंध में बताएं हमारे किसान भाइयों। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा सर, जो हमारे मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग के द्वारा एक विद्यासागर गौ संवर्धन योजना चल रही है। इसमें हम पशुओं को 5 गाय या 5 भैंस या 10 गाय या 10 भैंस उसको सब्सिडी के आधार पर दी जाती है। इसमें जो भी संबंधित पशुपालक हैं या किसान हैं वो इस योजना को प्राप्त करने के लिए अपने संबद्ध जिले के पशु चिकित्सालय या जिले में पशु चिकित्सा उप संचालक के कार्यालय में जाकर योजना से संबंधित फॉर्म भर के और योजना प्राप्त कर सकते हैं। अन्य योजनाएं हैं जैसे कि मुर्रा साण योजना, ये भी लगभग 45,000 रुपये की स्कीम है। इसमें 80% सब्सिडी जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जाती है। उसी प्रकार उन्नत साण योजना है, उसमें हमें देसी प्रजाति के जैसे कि गिर या साहिवाल के साण प्रदाय किए जाते हैं पशुपालक को, ताकि वो अपनी जो देसी गाय की नस्लें हैं उसका संरक्षण संवर्धन करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। इस योजना में भी हमारे शासन के द्वारा पशुपालक को 80% की सब्सिडी या अनुदान दिया जाता है। उसी प्रकार एक योजना है नर बकरा योजना, इसमें भी 90% की जो अनुदान है वो शासन के द्वारा दिया जाता है और 10% के लगभग किसान या पशुपालक भाई को स्वयं से वहन करना होता है। तो ये जो मुख्यतः योजना है, और भी योजना है जैसे कि सूकर पालन योजना है और मुर्गी पालन योजना है या कड़कनाथ की चूजा योजना है। ये सब इन योजनाओं को अपने संबंध निकटतम पशु चिकित्सालय या उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मध्य प्रदेश शासन की जो अनेक योजनाएं आपके लिए ही चल रही हैं, पशुपालन के लिए चल रही हैं, जो किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन काम करते हैं। मैं अब डॉक्टर वर्मा जी से जानना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों ने बुवाई कर दी है तो उनको सूक्ष्म पोषक प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए, संक्षिप्त में बताएं टिप्स। देखिए, इसमें तो शुरुआत में ही हम बोते समय ही इनका उपयोग कर लेते हैं और किसान भाई अब मिट्टी परीक्षण भी कराने लगे हैं, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। तो उनका शुरू में ही वो व्यवस्था करते हैं उनकी और उसको अप्लाई करते हैं। किसान भाई ये ज़रूर ध्यान रखें कि बाज़ार में बहुत तरह के टॉनिक और ये दवा और वो बताई जाती है कि इसको आप दे देंगे, तो ये इसके भ्रम में बिल्कुल ना पड़ें। आपने अगर पोषण का ध्यान शुरू में रखा है, जो अनुशंसित मात्रा अपन सोयाबीन में देते हैं हम लोग किसान भाई, उसमें और उसमें आपने कल्चर भी मिलाए हैं, तो इसके अलावा आपको अन्य किसी टॉनिक की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, ये बात जरूर है कि कभी ऐसा होता है कि सोयाबीन में पानी भर गया है और जल निकास है, लेकिन तेज़ पानी गिरा है, भराव अधिक समय तक हो गया है, तो उसमें कभी कभी पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ज़्यादा लंबा समय होता है तो फिर खराब भी होने लगती है फसल। उसके बाद में जब पानी कम होता है या पानी का निकास हो जाता है तो उस समय 2% यूरिया का घोल वो जरूर दे सकते हैं, जिससे कि वो फसल में उठाव फिर से हो जाए और वो पौधे तंदुरुस्त हो जाएं और वापस अपनी प्रगति की गति पकड़ लें बढ़ के। जी, अब मैं डॉक्टर मनोज जी से जानना चाहूँगा, संक्षिप्त में बताएं, आप टिप्स बताएं कि बरसात में जो कौन कौन सी बीमारी से बचाव के लिए किसान क्या करें। सर्वप्रथम हम अगर गौवंशीय पशुओं की बात करें तो गाय या भैंस में हमको एकटंगिया के लिए एकटंगिया या चुरका कहते हैं, एक गलघोंटू कहते हैं जिसे एचएस कहते हैं, एकटंगिया को ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, और खुरपका मुंहपका यानी कि एफएमडी। ये 3 बीमारियों का टीकाकरण हमको हर साल बरसात आने के पहले, मानसून आने के पहले कर लेना चाहिए। एक और बीमारी होती है ब्रूसेला, जिससे कि मादा पशुओं में ये होता है कि घर में पल रहा बच्चा 3-4 महीने या 6 महीने की उम्र तक वो कैसे भी करके वो बच्चा गिर जाता है, और ये बीमारी पशुओं से मनुष्यों में भी फैलती है। तो इस बीमारी का टीकाकरण जैसे ही हमारी मादा बछिया 6 महीने की होती है, 6 महीने से 1 साल के बीच में उसका हमें टीकाकरण करा लेना चाहिए, और वो जीवन में केवल एक बार होता है। तो इस प्रकार से हमें गाय भैंस में लगभग 4 टीके। और अगर हम बात करें कि बकरी भेड़ की, तो बकरी और भेड़ में जैसे कि हमारा मुंहपका खुरपका का है, एक आंत्रशोध होता है, इंटेरोटॉक्सीमिया, एक बकरी का प्लेग होता है जैसे कि पीपीआर कहते हैं। इन 3 बीमारियों के टीके हमें सुचारू रूप से कराते रहना चाहिए। अगर हम जो पशुपालक सुअर पालते हैं उनमें भी स्वाइन फ्लू का टीका अगर हम लगातार कराते हैं तो ऐसे हम पशुओं को अपने होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र जी भट्ट से भी मैं जानना चाहूँगा कि जो उद्यान बाग बगीचे हैं जिन किसान भाइयों के बाद, वो संक्षिप्त में बताएं, क्या ध्यान रखें। दिनेश जी देखो, बाग बगीचा जिनके पास हैं तो काट छाट करे, है ना, सूखे डाले वो रखें, और नए बागान लगाना है तो अच्छी जगह से पौधा लाए। जैसे कि हमारी पचमढ़ी में ग्राफ्टेड आम के कई वेराइटियों के पौधे मिलते हैं, है ना, सुंदरजा है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है और अल्फांसो है। तो ये अच्छी वैरायटी के पौधे आप वहाँ अच्छे संस्थान से लाओगे और लगाओगे तो, क्योंकि वो 40-50 साल तक खूब सारे फल आते हैं उसमें और खूब आमदनी मिलती है, तो पौधों को अच्छी संस्था से खरीदे। नींबू अच्छी जगह से लाए। हमारे पचमढ़ी में मटकुली में अच्छा नींबू का पौधा उपलब्ध है, पचमढ़ी में पोलो ग्राउंड है, और वहाँ पे हम लोग अच्छी किस्म का शासन द्वारा निर्धारित जो है पौधे के दर पे हम कटहल का पौधा ही है, आप वहाँ से खरीद के अपने यहाँ लगाएं और उसको खूब अच्छे फल उत्पादन करें। जी, तो बड़ा ही अच्छा आज परिचर्चा हुई हमारे किसान भाइयों की, विशेषज्ञों की। मैं डॉक्टर हरदयाल जी वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे किसान भाइयों को सामयिक कृषि की जानकारी दी। मैं डॉक्टर मनोज जी अहरवार जी का भी ऋणी हम कि आपने भी योजनाओं के साथ साथ और जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भट्ट साहब, उद्यान की से फलों से कौन नहीं जानता, फलों की सबको ज़रूरत पड़ती है। आपने बागवानी और सब्जी और योजना तीनों की जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी अन्नदाता किसानों का, आप हमारे बीच में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा और जाना कि हमारे किसान भाई उन्नत तकनीक का ध्यान रखें, समग्र खेती करें, पशुपालन करें, उद्यान की करें तो निश्चित तौर से वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।